क्या अगले 72 घंटों में अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला करने वाला है। इस खबर से हम शुरुआत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सवाल एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने जवाब में धमकी दी कि अगर ईरान ने उन पर कोई हमला कराया, मतलब उन पर निजी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर कोई हमला कराया या उनकी हत्या की साजिश रची गई तो अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से ही मिटा देगा। इससे पहले आज तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने किसी देश को इस तरह की धमकी तो कभी नहीं दी थी कि उसको धरती के नक्शे से मिटा देंगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है और इससे यह भी लगता है कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी दुनिया को एक नए संघर्ष की तरफ ले जा सकती है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अब यह संघर्ष अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लड़ाई निजी हो गई है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया पर 13 जुलाई 2024 के उन वीडियोस को चलाया जा रहा है जब पेनिसिल्वेनिया की एक चुनावी रैली में राष्ट्रपति ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। सरकारी चैनल पर यह बार बार चलाया जा रहा है और इस हमले में एक गोली, अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई थी। ईरान का सरकारी मीडिया इस हमले की तस्वीरें दिखाकर अब खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि उस वक्त तो राष्ट्रपति ट्रंप बाल बाल बच गए थे, लेकिन अब की बार ईरान का निशाना चूकेगा नहीं और ईरान राष्ट्रपति ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इन्हीं धमकियों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दे डाली। उन्होंने शब्दशः कहा है कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो फिर भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो अमेरिका पूरे ईरान को तबाह कर देगा और ईरान की ऐसी हालत होगी कि वो दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगा। ये धमकी भी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका ईरान की घेराबंदी कर रहा है। अमेरिका ने अपने 2 सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर्स को फारस की खाड़ी में तैनात करने का फैसला लिया है, जिसमें एब्राहम लिंकन CVN-72 एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना किया जा चुका है, जबकि दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड को भी ईरान के पास भेजा जा सकता है। इनमें भी जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर, आप सही सुन रहे हैं, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी लागत 1,19,000 करोड़ रुपए मानी जाती है और कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अगर इस एयरक्राफ्ट से अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो सिर्फ 1 हफ्ते में ईरान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। हालांकि इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरान की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उसे हराना या दुनिया के नक्शे से मिटाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। ईरान से अमेरिका की दुश्मनी साल 1979 से चली आ रही है, लेकिन आज तक अमेरिका ईरान का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। यह बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, पिछले 500 सालों से ईरान के बॉर्डर में कोई बदलाव नहीं आया है। इसका क्षेत्रफल आज भी लगभग उतना ही है जितना आज से 500 साल पहले था। यह स्थिति भी तब है जब अलग अलग दौर में हर बड़ी सुपर पावर ने ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कई कोशिशें की। रोमन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, अरब के खलीफा, तुर्की का ऑटोमन एम्पायर, रूसी साम्राज्य और यहां तक कि ब्रिटेन ने भी ईरान पर कई हमले किए, लेकिन कोई भी सुपर पावर ईरान को हराकर उस पर कब्जा नहीं कर पाया और ना ही ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाया जा सका। और इसका कारण है कि ईरान की जो खास भौगोलिक परिस्थिति है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं, जिसकी वजह से ईरान को इस तरह से पूरी तरह से साफ करना क्यों नामुमकिन माना जाता है। तो सबसे पहले देखिए, असल में ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके लिए यह कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी देश उसे युद्ध में हरा नहीं सकता। पश्चिमी ईरान में जहां इराक की सीमा है वहां पर है ज़ैग्रोस। जी हां, सबसे पहले इराक को अगर आप दोनों इन देशों को देखेंगे तो ज़ैग्रोस आपको दिखाई देगा और ये जो ज़ैग्रोस पर्वत है, यहां पर जूम इन करके दिखा दीजिए, ये वाले हिस्से में ये ज़ैग्रोस पर्वत है इराक की तरफ। ये एक माउंटेन रेंज है, पूरा एक पहाड़ श्रृंखला, और पहाड़ श्रृंखला से उसको काफी इधर बचाव होता है, जिसके कारण किसी भी सेना के लिए ईरान में घुसना लगभग नामुमकिन है। अब आ जाइए उत्तरी ईरान में, जहां कैस्पियन सागर है, ऊपर में आप देख रहे हैं, यहां पे आ जाइए, ये कैस्पियन सागर है। वहां पर क्या है, अगर समुद्र के रास्ते से कोई आता है, तुर्कमेनिस्तान है, वहां भी एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है जो बॉर्डर पर ईरान के लिए एक दीवार की तरह काम करती है और ईरान को सुरक्षित रखती है। इसको एल्ब्रूज पर्वत कहते हैं। ये देखिए,
तुर्कमेनिस्तान इधर कॉपिट डेग रेंज जो है यहां पर है। तो हर तरफ से कैस्पियन सागर के बगल में ही एल्ब्रूज पर्वत है, इधर तुर्कमेनिस्तान के साथ कोपेट डेग रेंज है, और इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आप देख रहे हैं फारस की खाड़ी जो जिसको हम कहते हैं, वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिससे उसका यहां पर बचाव हो जाता है। अब देखिए, अगर आप पूरी बड़ी तस्वीर को समझेंगे तो कई तरफ से माउंटेन रेंज होने के कारण सुरक्षित रहता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगी हुई है, और ये वही क्षेत्र है जहां से दुनिया में 30% कच्चा तेल, 20% नेचुरल गैस का निर्यात होता है, ये वाली फारस की खाड़ी। अब ऐसे में यहां पर ये जो फारस की खाड़ी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे होंगे। अपनी इसी लोकेशन के कारण ईरान के लिए यह कहा जाता है कि उसे युद्ध में हराना मुश्किल है, और इस बात को राष्ट्रपति ट्रंप भी जानते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी जानते हैं वो कि ईरान दुनिया के क्रॉसरोड पर मौजूद है, जो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तीनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ता है। कैसे? देखिए, ईरान यहां पर है बीचों बीच, लाल वाला हिस्सा। इधर पूरे एशिया से ईरान का अगर आप देखें तो इधर के लिए एंट्री ही ईरान को माना जाता है। इधर अगर आप देखिए तो यूरोप के तमाम देश इस तरह से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, और इधर से ही अफ्रीका भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है। ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाना नामुमकिन माना जाता है। अगर बीच में ये गायब हो जाए या फिर इस पर किसी और का कब्जा हो जाए तो पूरी जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी। हकीकत तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे बयान देकर ईरान पर अपना दबाव बना रहे हैं, और अमेरिका की ईरान से ये लड़ाई आज की नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बात अब आपको बताने वाले हैं। साल 1979 जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, तब ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे और उनकी सरकार को अमेरिका का पूरा समर्थन मिला हुआ था। आज भी शाह परिवार ही वापसी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही ईरान में तख्ता पलट हुआ, रुहुल्लाह खोमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने, तब से ईरान और अमेरिका दुश्मन बन गए। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में ईरान को हराने के लिए अमेरिका ने इराक की मदद ली थी, और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अमेरिका पर इतना भरोसा था कि उन्होंने 8 साल तक ईरान से युद्ध लड़ा था, जो साल 1980 से लेकर 1988 तक चला। लेकिन ईरान की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इराक की सेना आखिर में ईरान से हार गई। बाद में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ही फांसी लगवा दी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये कहकर। ये तस्वीर हम उसी की दिखा रहे हैं। इसे आप ये भी समझ सकते हैं कि अमेरिका ने आज तक क्या क्या किया वो किसी का सगा नहीं रहा है। आज भी जब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहे हैं, तब ईरान में साल 1979 की उस घटना को याद किया जा रहा है जिसने अमेरिका की पूरी दुनिया में फजीहत कराई थी। क्या थी वो घटना? उस वक्त तख्ता पलट के दौरान ईरान के विद्रोहियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया था। ये आप वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त का फुटेज है हमारे पास। वहां मौजूद 52 लोगों को बंधक बना लिया गया था, ऐसे बांध बांध कर पट्टियां आंख पर उन सबको ले जाया जा रहा था। उस वक्त अमेरिका ने अपने इन बंधकों को बचाने के लिए एक सैन्य ऑपरेशन लॉन्च किया था, और उसका नाम रखा था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। इसके तहत अमेरिका ने 6 लड़ाकू विमान, 8 हेलीकॉप्टर्स को तेहरान में भेजा था, लेकिन बाद में यह ऑपरेशन भी नाकाम हो गया था, और अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर ईरान में क्रैश हो गया, जिसमें उसके 8 सैनिक मारे गए। इस नाकामी ने अमेरिका का पूरी दुनिया में मजाक बनाया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर की काफी फजीहत हुई, जिस पर बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा कि वो इंसान के रूप में जिमी कार्टर को अच्छा मानते हैं, लेकिन एक राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें कमजोर समझते हैं। शब्द मैं उनका बयान बताऊं तो उन्होंने जिमी कार्टर के लिए कहा था, नाइस मैन, टेरिबल प्रेसिडेंट। अब अमेरिका के बहुत सारे लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करके यह साबित करना चाहते हैं कि वो जिमी कार्टर से मजबूत राष्ट्रपति। उनके कार्यकाल में अमेरिका कमजोर नहीं पड़ता। आप उनका ये नया बयान सुनिए, जिसमें वो वेनेजुएला और पिछले साल ईरान पर किए गए हमले के लिए खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। Our country is proud for the attack on Venezuela, the attack on the Iran nuclear capability, wiped it out. I mean, first administration, Soleimani, the father of the roadside bomb, al-Baghdadi, the father of ISIS, who was rebuilding ISIS. We wiped them out. Done a great job. जिस वक्त ईरान का सरकारी मीडिया और उसके नेता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या कराने की धमकी दे रहे हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे,
तब उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस एयरफोर्स वन विमान से स्विट्जरलैंड के डावोस रवाना होने वाले थे, उस विमान में उड़ान के दौरान अचानक केबिन की कुछ लाइटें चलना बंद हो गई और इस तकनीकी खामी के कारण एयरफोर्स वन विमान को यू टर्न लेना पड़ा और उसे वापस उसी जॉइंट बेस एंड्रूज हवाई अड्डे पर लाया गया जहां से उसने उड़ान भरी थी। इस घटना के बाद दो सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के जिस एयरफोर्स वन विमान को एक किले जैसा सुरक्षित माना जाता है, उसमें तकनीकी खराबी आई कैसे? और दूसरा सवाल ये कि क्या वॉशिंगटन डीसी में कोई ऐसा फैसला होने वाला था जिसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप का विमान अचानक यू टर्न लेकर आया और इन बातों को छिपाने के लिए बाद में विमान में तकनीकी खराबी होने का बहाना बनाया गया। इन दो बातों पर अटकलें लगाई जा रही है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप की डावोस यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप यूरोप के नेताओं के साथ न सिर्फ ग्रीनलैंड के मुद्दे पर चर्चा करेंगे बल्कि इसी यात्रा पर बोर्ड ऑफ पीस को भी अंतिम रूप दिया जाना है। राष्ट्रपति ट्रंप के एयरफोर्स वन विमान को फ्लाइंग व्हाइट हाउस भी कहा जाता है, जिसे एक ऐसे किले की तरह डिजाइन किया गया है जिसे भेदना नामुमकिन है। उसकी ऊंचाई एक 6 मंजिला इमारत जितनी है और इसकी लंबाई एक फुटबॉल मैदान के बराबर। इसके अलावा इस विमान के अंदर 4000 वर्ग फुट की जगह है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के लिए खास कमरा है, मीटिंग करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम है और एक ऑफिस भी मौजूद है। इसके अलावा इस विमान पर एक ऐसी खास कोटिंग की गई है जिससे परमाणु हमले का भी इस पर असर नहीं होता और यह भी कहा जाता है कि आपात स्थिति में यह विमान हवा में उड़ने वाले एक बंकर की तरह काम करता है। और साल 2001 में जब 9/11 का आतंकी हमला हुआ था, तब इस विमान को तत्कालीन राष्ट्रपति के कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल किया गया था और इसीलिए आज जब इसमें अचानक से खराबी आई तो लोग काफी हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या इस विमान में आई मामूली खराबी का दावा गलत भी हो सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप जिस दूसरे एयरफोर्स वन विमान से डावोस के लिए रवाना हुए, उस विमान के रूट को इंटरनेट पर 1,12,000 लोगों ने सर्च किया और ये इस साल की पहली ऐसी फ्लाइट बन गई है जिसे फ्लाइट रेडार पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया यानी ढूंढा गया है। इस घटना को लेकर जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट रिक्योर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इस समय अमेरिका के एयरफोर्स वन विमान से अच्छी हालत कतर के उस जेट की लग रही है जो कतर के शाही परिवार ने राष्ट्रपति ट्रंप को तोहफे के रूप में देने का ऐलान किया और इस जेट की कीमत है 3,600 करोड़ रुपए। ये बात हमने आपसे पहले भी कही है कि राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छा गिफ्ट, उनको खूब अच्छा लगता है कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी चापलूसी हो, महंगे महंगे तोहफे दिए जाएं। कतर का ये विमान भी उसी का एक उदाहरण है। बड़ी बात यह है कि कल भी राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हुआ और इस कार्यकाल की खास बात यह रही कि इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने परिवार का काफी भला किया है। एक एक करके बताते हैं पूरे परिवार का क्या क्या भला किया है डोनाल्ड ट्रंप ने दबा के। उन्होंने अपने बेटे एरिक ट्रंप को वियतनाम में गोल्फ क्लब और ट्रंप रिजॉर्ट से जुड़ा प्रोजेक्ट दिलाया। बेटे बैरन ट्रंप ने भी इसी दौरान नए रियल एस्टेट वेंचर की शुरुआत कर दी। बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को भी अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट सेक्टर में कई प्रोजेक्ट्स मिले और राष्ट्रपति ट्रंप का परिवार क्रिप्टो करेंसी का तो बिजनेस जो करता है उसमें भी कई करार हुए। इससे यह पता चलता है कि इस 1 साल में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने परिवार का तो पूरा ध्यान रखा। ट्रंप के टैरिफ का बोझ, यह कैसा विषय है? वो कहते हैं कि टैरिफ से अमेरिका एक बार फिर महान बनेगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा अगर फिर से करना है
तो उसका एक ही रास्ता है, वो है दूसरे देशों पर टैरिफ, टैरिफ पर टैरिफ, टैरिफ की धमकी, फिर टैरिफ लगाना, फिर टैरिफ जोड़ना, फिर टैरिफ और आगे बढ़ाना। टैरिफ से अमेरिका एक बार फिर महान बनेगा, ये बार बार वो बोलते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि इस टैरिफ का सबसे ज्यादा बोझ अमेरिका के लोगों पर पड़ रहा है। जर्मनी के एनालिस्ट ग्रुप ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है कियल इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट, और इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के जिन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उन देशों ने अपने सामान की कीमतों में कोई कटौती नहीं की, और इसके कारण टैरिफ का सारा बोझ अमेरिका के आम लोगों को उठाना पड़ा। इस रिपोर्ट के मुताबिक बढ़े हुए टैरिफ का 96% बोझ अमेरिका के आम लोगों ने उठाया, आम लोगों ने, और सिर्फ 4% बोझ उन देशों की कंपनियों पर पड़ा जिन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया था। पिछले साल जब राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी, तब हमने इसी शो में आपसे कहा था कि इसका बोझ आखिरकार अमेरिका के लोगों पर ही पड़ेगा। 96%, आज ये डेटा बता रहा है ना। आज उन लोगों को जो हमारे पीछे पड़ गए थे, हमें इसके लिए निशाना बनाया गया था कि अब पश्चिमी देशों के थिंक टैंक जब खुद बता रहे हैं, तब शायद इन लोगों की अक्ल पर से परत हटे, क्योंकि आज ये थिंक टैंक जो विदेशों में है वो भी ये बता रहे हैं कि 96% टैरिफ बढ़ाने का बोझ अमेरिकी लोगों पर पड़ा है, और जिन देशों पर बढ़ाया डोनाल्ड ट्रंप ने, उन पर 4% उसका असर हुआ है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिका और यूरोप के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब विश्व युद्ध में भी बदल सकती है। अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि बतौर राष्ट्रपति उनका पहला साल शानदार रहा, अमेरिका के लोग उनके काम से खुश हैं, जबकि कल ही हमने आपको दिखाया था कि उनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स है वो बहुत तेजी से गिरी हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश कर ही नहीं सकता, और अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि डेनमार्क ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे का विरोध करके एहसान फरामोशी दिखा रहा है, और वो ये भूल गया कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने ही उसकी संप्रभुता की रक्षा की थी। चौथा, उन्होंने ये कहा कि ग्रीनलैंड एक बर्फ का टुकड़ा है जिसे यूरोप अमेरिका को देने के लिए तैयार नहीं है, और राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कहते हैं कि अमेरिका यूरोप के इस व्यवहार को भूलेगा नहीं, यूरोप गलत दिशा में जा रहा है। इसके बाद वो सोमालिया जैसे देशों को समुद्री डाकू बताते हैं। कनाडा जैसे देशों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कनाडा जैसे देश अमेरिका की वजह से चल रहे हैं, और इसी भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कहते हैं कि उन्हें नेटो पर भरोसा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप को इस सम्मेलन में भाषण देने के लिए 45 मिनट मिले थे, लेकिन यहां भी उन्होंने मनमानी की। 45 मिनट की जगह 72 मिनट का भाषण दिया। कुछ उनके जो ज्ञान वाले आज बातें थी वहां पर, थोड़ा सुनिए आप भी। After giving NATO and European nations trillions and trillions of dollars in defense, they buy our weapons. We make the greatest weapons in the world, but now we're going to make them faster, much faster. You saw that. I put a cap on the salaries. Then I put no buybacks, no stock buybacks, no various other things that they were doing. The United States was then compelled. We did it. We felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it. अब तक तो राष्ट्रपति ट्रंप को अगर आप देखिए, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप के नेताओं का अपमान कर रहे थे, लेकिन अब यूरोप के नेताओं ने भी राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, और इनमें भी सबसे पहला, सबसे बड़ा हमला फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से हुआ। राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए ये कहा कि यूरोप ना तो गुंडागर्दी के आगे झुकेगा, ना ही किसी के डराने से, धमकाने से चुप होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस और यूरोप ताकतवर देश की धौंस को चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगे। ये बिल्कुल दादागिरी है, नहीं चलेगी। सुनिए। We do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism.
And we do prefer rule of law to brutality. You're welcome in Europe, and you are more than welcome to France. अलग ही स्टाइल में इमैनुअल मैक्रोन दिख रहे थे, पूरा एविएटर्स लगाकर। और राष्ट्रपति मैक्रोन का ये भाषण तब आया जब एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके एक प्राइवेट मैसेज को सार्वजनिक कर दिया था और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क का समर्थन करने के लिए फ्रेंच वाइन्स, शैंपेन्स पर 200% 200% टैरिफ लगाने की खुली धमकी दी थी। राष्ट्रपति मैक्रोन के इस भाषण के बाद बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान ब्लू सनग्लासेस क्यों पहने थे। तो इसका कारण यह है कि हाल ही में राष्ट्रपति मैक्रोन की एक आंख में ब्लड वेसल्स फट गई थी और इस मेडिकल कंडीशन को सब कंजंक्टिवाइटल हैमरेज कहा जाता है। चोट हो, खांसी, छींक, बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो या ब्लड थिनर की दवाई अगर कोई लेता हो तो उसके कारण हो सकती है। और इसी वजह से राष्ट्रपति मैक्रोन ने ब्लू सनग्लासेस लगाकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। राष्ट्रपति ट्रंप को भी यह साफ संदेश दे दिया कि वो उनकी धमकियों से यूरोप अब डरने वाला नहीं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने एक कदम आगे जाकर मेटे फ्रेडरिक्सन ने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कहा कि यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा। तो भाई अब तो यूरोप के देशों ने भी खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया है। ऐसा शब्द बोला गया जो हम आपको सुना नहीं सकते थे, आपकी कल्पना पर छोड़ देते हैं। डेनमार्क के अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने भी अमेरिका को लाल आंखें दिखाकर यह कहा कि उन्हें कमजोर समझने की भूल ना की जाए। ये वो वक्त नहीं है जब ताकतवर मनमानी करे दूसरे देश उसे सुनते चले जाएं। सुनिए। Great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वीवर ने भी कहा कि जब ट्रंप रेड लाइन को पार कर रहे हैं तब यूरोप को खुद के लिए खड़ा होना होगा। और अगर अभी यूरोप के इस वक्त पर कुछ नहीं किया तो वो अपनी गरिमा को खो देगा और इसके बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसका मतलब समझिए। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ना तो वो अमेरिका के सामने झुकेंगे, ना ही ब्रिटेन टैरिफ की धमकियों से डरकर ग्रीनलैंड के भविष्य से कोई समझौता करेगा। और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने भी अमेरिका की धमकियों का विरोध किया और यह कहा कि अगर अमेरिका यूरोप को चुनौती देगा तो उससे उन देशों को फायदा मिलेगा जो पश्चिमी देशों का विरोध करते आए हैं, यानी वो चाइना और अमेरिका का, रशिया का के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रही हैं। इन बयानों से इतना तो स्पष्ट है कि अब यूरोप के देशों ने भी अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किया है। ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अड़े रहे तो इस टकराव को युद्ध का रूप लेने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि अब तक दुनिया ने जो 2 विश्व युद्ध लड़े वो दोनों युद्ध पश्चिमी देशों से ही शुरू हुए थे और इस बार भी पश्चिमी देशों में टकराव बढ़ता जा रहा है। इस सब के बीच बड़ी खबर, जो कि अच्छी खबर है हमारे लिए, अगले हफ्ते 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की अंतिम घोषणा हो सकती है और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने यह कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। सुनिए। Right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first-mover advantage for Europe with one of the world's fastest-growing and most dynamic continents. मदर ऑफ ऑल डील्स का मतलब जरा आपको बताते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा वो डील सभी सौदों में सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक, सबसे ऐतिहासिक डील होगी। और ये वो डील है जिसका भारत और यूरोपियन यूनियन ने 19 सालों तक इंतजार किया है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पहली बार साल 2007 में चर्चा शुरू हुई, लेकिन इसके बाद साल 2013 तक इस पर कोई अंतिम सहमति नहीं बनी।
उसके बाद साल 2013 से 2022 के बीच इस समझौते को भुला दिया गया और ये लगने लगा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना संभव नहीं। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने इस पर 4 वर्षों तक चर्चा को जारी रखा और अब जाकर 27 जनवरी 2026 को इस समझौते का ऐलान होने वाला है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता भी कहते हैं, जिसमें 2 देश आपसी सहमति से ये तय करते हैं कि उनके किन उत्पादों पर जीरो टैरिफ लगेगा और किन उत्पादों पर कम से कम यानी न्यूनतम टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाया जा सके। अभी भारत यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसा ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन में कुल 190 करोड़ लोग रहते हैं। 190 करोड़ लोगों का बाजार है ये। इनमें 145 करोड़ लोग भारत में, 45 करोड़ लोग यूरोपियन यूनियन में। ये पूरी दुनिया की 23% आबादी होती है, 23%। इसके अलावा दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत और यूरोपियन यूनियन की हिस्सेदारी 25% से ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। असल में यूरोपियन यूनियन के 27 देश व्यापार के लिए चाइना पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। इन देशों के आयात में अकेले चाइना की हिस्सेदारी 21% हो गई है, 21.3%, जबकि भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। यहीं से पूरा मौका आएगा, यानी भारत के पास पूरा मौका है, वो यूरोपियन यूनियन के साथ निर्यात को बढ़ा सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मेड इन चाइना मार्केट को यूरोप के बाजार में टक्कर दे सकता है। भारत के लिए यह दाव इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन पहले से भारत के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जबकि भारत यूरोपियन यूनियन के लिए उसका 9वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। इसी असंतुलन को हमें सही करना है। अगर भारत यूरोप के देशों के लिए उनका दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन जाता है तो हमें 27 देशों का एक बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। इससे हमारे निर्यात में, हमारे एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी। यूरोपियन यूनियन जिन उत्पादों का सबसे ज्यादा आयात करता है उनमें मशीनरी है, गाड़ियां हैं, खाने पीने का सामान है, केमिकल्स है, कच्चा तेल है, गैस है और अभी चाइना ने इनमें से ज्यादातर सेक्टर्स पर मजबूत पकड़ बनाई है। यूरोप के देश 97% मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, 55% मशीनरी, गाड़ियां, 8% केमिकल्स सब चाइना से लेते हैं और भारत को इन्हीं क्षेत्रों में अपनी जगह बनानी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा आसान होगा, भारत को इसमें बहुत मेहनत करनी होगी, अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना होगा। इसी के साथ हम यूरोप के देशों को दवाइयां, मोबाइल फोन, डायमंड ज्यादा निर्यात करते हैं और इस क्षेत्र में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाना होगा। इसीलिए इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यहाँ यूरोप के देश ये भी समझ रहे हैं कि अब भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, जो इटली, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन जैसे देशों को पीछे छोड़कर 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है और अब भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को मजाक उड़ाने का मौका दिया। इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे? इस बार मजाक का पात्र बने हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। दुनिया के किसी देश का रक्षा मंत्री अपने देश की सेनाओं को मजबूती देने के लिए रक्षा सौदों पर विचार करता है, सेना को कैसे ताकतवर बनाए उससे जुड़ा प्लान बनाता है। जैसे हमारे देश में देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई। जल्दी ही ये मिसाइल विदेशों में एक्सपोर्ट की जाएगी। आर्मेनिया ने तो इस रॉकेट सिस्टम को खरीदने में इच्छा भी जताई है। भारतीय रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भारत को हथियारों का हब बनाना है। सोचिए, भारत के रक्षा मंत्री देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और एक है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। दिखाइए, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इन दिनों क्या कर रहे हैं? वो अपने देश में दुकानों का उद्घाटन कर रहे हैं और मजे की बात यह है कि वो जिस ब्रांड की दुकान का उद्घाटन करने गए थे, नकली निकला। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के सियालकोट में एक पिज्जा हट ब्रांड के उद्घाटन को लेकर विवादों में आ गए हैं। पाकिस्तानी उनका मजाक ये कहकर उड़ा रहे हैं कि उनका रक्षा मंत्री इतना खाली है कि वो दुकानों के उद्घाटन कर रहा है। दुनिया भर के पिज्जा लवर्स ख्वाजा आसिफ की बेवकूफी पर हंस रहे हैं क्योंकि वो एक नकली पिज्जा हट का उद्घाटन करके चले आए। सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ की उद्घाटन वाली तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए तो पिज्जा हट इंटरनेशनल ने खुद बयान जारी किया और पिज्जा हट इंटरनेशनल ने बयान जारी करके कहा कि उस आउटलेट से उनकी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। यानी जिस पिज्जा आउटलेट का ये वेल्ला रक्षा मंत्री उद्घाटन करने पहुंचे वो भी नकली निकला। पिज्जा हट ने कहा कि सियालकोट आउटलेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो आउटलेट पिज्जा हट इंटरनेशनल की रेसिपी, गुणवत्ता, फूड सेफ्टी मानकों का पालन नहीं करता है
पिज्जा हट इंटरनेशनल तो ये भी कह रहा है कि वो अपने ट्रेडमार्क के दुरुपयोग को लेकर शिकायत दर्ज करवाएंगे। सोचिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के पास कोई काम नहीं, छोटी छोटी दुकानों का फीता काटकर फर्ज निभा रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स तो ये भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना से पिटने के बाद अब उनके पास करने को कुछ बचा भी नहीं है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार वर्सेस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद की। मौनी अमावस्या के दिन काफिले के साथ संगमनोस तक जाने की जिद ने यूपी सरकार और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। उस दिन मेला प्रशासन ने भीड़ का हवाला देकर स्वामी जी के काफिले को जबरन रोका और फिर इसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। कई वीडियोस भी सामने आए। ये विवाद अब इतना बढ़ गया कि अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर भी सवाल उठाए जाने लगे। इन सवालों को हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित धर्मगुरु पद के अपमान से जोड़ा जा रहा है। मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर जो हंगामा हुआ, उसके बाद माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पदवी पर सवाल खड़े किए। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उनके शिविर पर एक नोटिस चिपका दिया था, जिसका मजमून यह था कि वो खुद को शंकराचार्य नहीं कह सकते। माघ मेला प्रशासन के नोटिस में जगत गुरु शंकराचार्य के ज्योतिष पीठ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का जिक्र है। इसके तहत बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 को दिए गए आदेश के अनुसार जब तक कोर्ट से फैसला न हो जाए तब तक ज्योतिष पीठ या अन्य संस्था के किसी भी व्यक्ति का शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक नहीं किया जाएगा, यानी उसे पदवी नहीं दी जाएगी। इसीलिए मेला प्रशासन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछ रहा है कि वो किस आधार पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं। दरअसल माघ मेले में उनके शिविर पर ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा है और मेला प्राधिकरण के मुताबिक ये लिखना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। इस नोटिस को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद भड़क गए। उन्होंने मेला प्राधिकरण के नोटिस के जवाब में लंबा सा एक जवाब दिया है, कई पन्नों का। उनकी तरफ से मेला प्राधिकरण को ईमेल आईडी से लेकर उसके दफ्तर तक 8 पन्नों का नोटिस भेजा गया। उन्होंने अनुयायियों ने तो प्राधिकरण के दफ्तर पर यह नोटिस चिपका दिया है। इस नोटिस में अभिमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य पदवी पर किए गए संदेह को हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बताया गया। इसमें लिखा गया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक 12 सितंबर को ही हो चुका था 2022 में। मेला प्राधिकरण का नोटिस स्वामी जी की गरिमा पर चोट है। नोटिस में मेला प्राधिकरण को चेतावनी दी गई 24 घंटे के अंदर अपना नोटिस वापस ले, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दायर केस में जाली दस्तावेज इस्तेमाल हुआ था और कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश में पहले ही उनका पट्टाभिषेक किया जा चुका था, यानी उन्हें शंकराचार्य माना जा चुका है। ये प्रशासन का आर्बिट्रेरी मैलाफाइडी बायस्ड एक्शन है, यही मैं कहूँगा, और इससे उन्हें विरत होना चाहिए, अन्यथा उन्हें भी कानूनी प्रक्रिया झेलनी पड़ेगी। अरे पट्टाभिषेक नहीं होगा तो जिसका हो गया है, अगर कोई कहे कि जो है वो जैसे ये होता है कि 3 से ज़्यादा जिसके पुत्र हो जाए वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो 3 पुत्र से अधिक पैदा करने पर रोक लगा दी जाए, तो जिसके 4 लेकिन जिसके 4 पहले ही हो चुके हैं तो कैसे रोक लगा दोगे कि 3 ही रहें? तो जिसका पट्टाभिषेक हो चुका है उसको 17 अक्टूबर लगाओ चाहे 50 अक्टूबर लगाओ, पट्टाभिषेक तो 12 सितंबर को ही हो गया है। ये सारा विवाद ज्योतिर्मठ की शंकराचार्य पदवी को लेकर है। इस विवाद को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है शंकराचार्य की पदवी क्या है, हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है। 8वीं शताब्दी में जब हिंदू धर्म को बौद्ध और जैन धर्म की मान्यताओं से चुनौतियां मिलने लगी, तब जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने के लिए भारत के 4 कोनों में अलग अलग हिस्सों में 4 प्रमुख मठ स्थापित किए। ये मठ हिंदू धर्म के दर्शन और वेदों के ज्ञान से जुड़े हुए हैं। इससे पहला है ज्योतिर्मठ, जो उत्तराखंड के चमोली में स्थापित किया गया। दूसरा है शारदा मठ, जो गुजरात के द्वारका में है। तीसरा है गोवर्धन मठ, जो ओडिशा के पुरी में है। और चौथा है श्रृंगेरी मठ, जो कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है। ये चारों मठ वेदों से जुड़े हैं। जैसे ज्योतिर्मठ अर्थवेद से जुड़ा है, इसी तरह गोवर्धन मठ ऋग्वेद से, शारदा मठ सामवेद से, श्रृंगेरी मठ यजुर्वेद के ज्ञान और दर्शन से जुड़ा हुआ है। ये चारों मठ संत परंपरा और हिंदू धर्म से जुड़े ज्ञान के केंद्र माने जाते हैं। इन मठों को संचालित करने वाले सर्वोच्च धर्मगुरु को शंकराचार्य कहा जाता है और एक तरह से मठ का सर्वोच्च पद है। फिलहाल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, शारदा मठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती हैं, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ हैं।
चारों मठों में से सबसे ज्यादा विवाद ज्योतिर्मठ के इन्हीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर चलता रहता है और यह विवाद करीब 73 साल पुराना है, 73 इयर्स। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद के विवाद की शुरुआत 18 दिसंबर 1952 से मानी जाती है, जब उस वक्त के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने वसीयत बनाकर अपने उत्तराधिकारी के तौर पर 4 नामों का सुझाव दे दिया था। वसीयत के आधार पर स्वामी शांतानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बना दिया गया। शंकराचार्य चुनने के पुरातन प्रक्रिया में कहीं भी उत्तराधिकारी चुनने की परंपरा नहीं रही है, इसीलिए जब पहली बार ब्रह्मानंद सरस्वती ने अपनी वसीयत में उत्तराधिकारी को शंकराचार्य बनाने की बात कही तो इस पर विवाद शुरू हुआ। साल 1953 में स्वामी शांतानंद सरस्वती को शंकराचार्य घोषित किया गया था। तब उस वक्त अन्य मठों के शंकराचार्यों और उनके शिष्यों ने उन्हें ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर दिया। तर्क यह था कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा रचित मठामान्य जो महानुशासनम में वसीयत से उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बारे में लिखा ही नहीं गया था, तो फिर वसीयत कैसे बनाकर किसी को कोई नियुक्त कर सकता है। संस्कृत भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ में चारों मठों के प्रबंधन, उनकी नियुक्ति, कैसे काम होगा, इन सब के बारे में लिखा हुआ। मतलब ये कि ज्योतिर्मठ ही नहीं, किसी भी मठ के शंकराचार्यों की नियुक्ति वसीयत या उत्तराधिकारी परंपरा से नहीं की जा सकती, और अगर ऐसा हुआ है तो पुरातन परंपरा के हिसाब से गलत है। मठों के शंकराचार्यों की नियुक्ति को लेकर आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ में कुछ खास नियम बताए। इस ग्रंथ के अनुसार शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी जीवन में रहना जरूरी है। ग्रंथ कहता है कि शंकराचार्य केवल एक ब्राह्मण ही बन सकता है, कि वही व्यक्ति होगा जो तन मन से पवित्र होगा, इंद्रियों को वश में रखने वाला होगा, शास्त्रार्थ में निपुण होगा, चारों वेद का ज्ञानी होगा। सिर्फ यही नहीं, शंकराचार्य पदवी तभी मिलेगी जब हिंदू धर्म से जुड़े अखाड़ों के प्रमुख, आचार्य महामंडलेश्वर, प्रतिष्ठित संतों की सभा, काशी विद्युत परिषद की मान्यता मिलेगी। काफी समय तक चारों मठों के शंकराचार्यों की नियुक्ति इसी तरह से होती रही, अखाड़े महामंडलेश्वर करते रहे। लेकिन कुछ समय बाद शंकराचार्यों ने वसीयत से उत्तराधिकारी घोषित करने की परंपरा शुरू कर दी। इसी वजह से विवाद हुआ। अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य पदवी का विवाद भी उत्तराधिकारी परंपरा से उपजा हुआ विवाद है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है उनको स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ के पूर्व शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती ने दीक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने शांतानंद को अपना उत्तराधिकारी बनाकर शंकराचार्य बना दिया। उत्तराधिकारी परंपरा के तहत 1980 में देखिए, मतलब एक के बाद एक ये पूरी श्रृंखला है जिसमें विवाद इस बात को लेकर है कि क्या जो आदि शंकराचार्य ने नियम बनाए थे उनको तोड़ तोड़कर ये सभी एक दूसरे को शंकराचार्य बनाते चले गए। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य विवाद पर सार यही है कि पूरी लड़ाई उत्तराधिकारी चुनने की नई परंपरा है और जिसको नियमों में नहीं पाया गया। आज मैंने इस विवाद को लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती दोनों से ही बातचीत की। एक तरफ पक्ष, एक तरफ विपक्ष। सुनिए। असल सवाल तो यह है ना कि आपके पास मौका था। आप कहते हैं कि हाँ भाई पुलिस ने जानबूझ के मुझे टारगेट किया, योगी की पुलिस मुझे टारगेट कर रही है। आपके पास मौका था, आप एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल बनाते कि भाई ये पालकी में ही क्यों जाना है, आप मुझे अगर दिक्कत है मैं पैदल चल के चला जाऊंगा। गंगा जी और आपके बीच में कोई और क्यों आए? अच्छा सुनिए, पुलिस का काम पुलिस करेगी। क्या पुलिस का ये काम है कि छोटे छोटे वेद पाठी बटुकों को चोटी पकड़ करके उनको घसीट घसीट करके ले जाए और उनको उठा उठा करके पटके? क्या 84 साल के बुजुर्ग के ऊपर जूतों से प्रहार करे? क्या दंडी सन्यासियों को मारपीट करे? ये पुलिस का काम है? ये पुलिस का काम किया गया है? यहाँ पर जो किया गया है ये पुलिस का काम होता है? अच्छा, अब किस बात का अपमान हुआ? आप 2 नंबर पुल को तोड़ रहे हैं, आपके बटुक पुलिस की कॉलर पे हाथ डाल रहे हैं, मारपीट झगड़ा कर रहे हैं, और आप रथ पर बैठ करके कह रहे हो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और कह रहे हो कि अपमान हुआ है। कौन? यहाँ पुरी के शंकराचार्य जी भी हैं, सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी भी हैं, सभी अखाड़ों कई जगतगुरु यहाँ पे हैं। सभी चुपचाप नहाने गए, पैदल गए, नहा करके चले आए, किसी ने किसी को रोका टोका। शाही स्नान अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल ऐसी क्यों मची है भाई?
उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में धर्म के नाम पर अतिक्रमण का खेल, सड़क से लेकर कॉलेज तक अवैध मज़ारे, अब इन पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, आगरा, मुजफ्फरनगर में अवैध मज़ारों के खिलाफ प्रदर्शन के साथ कई जगह बुलडोजर एक्शन। श्रावस्ती के बेलहरी गांव में प्यारे बाबा की समाधि थी, जिसे मजार का रूप दे दिया गया। अब प्रशासन के निर्देश पर बुलडोजर चलाकर अवैध मजार और उसके पास बने एक और निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जमीन के असली खातेदारों ने उनके पट्टे की भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया था। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के परिसर में अवैध रूप से मजारें बनाई गई थीं। इन्हें 2002 में ही अवैध घोषित किया जा चुका है, लेकिन अब तक एक्शन नहीं हुआ था। अब ऐसी 10 मजारों को मेडिकल कॉलेज परिसर से साफ कर दिया गया। आगरा कॉलेज के सामने सड़क पर बीचों बीच और फुटपाथ पर भी मजारें बनी हुई हैं, जिसे लेकर विवाद हो रहा है। ये मजारें यातायात बाधित करने के साथ दुर्घटना का कारण बन रही हैं, जिन्हें हटाने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में अवैध मजार के विरोध में कोतवाली का घेराव किया गया। आरोप है कि मजार को 10 फीट से बढ़ाकर 100 फीट कर दिया गया है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो लोग खुद इसे ध्वस्त कर देंगे। इस कार्रवाई के बाद अगली खबर, टोल प्लाजा पर किसी चालाकी या जुगाड़ से बिना टोल चुकाए निकलने वालों के लिए बुरी खबर। सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल भुगतान की व्यवस्था को ज्यादा कड़ा और पारदर्शी बनाने के लिए मोटर वाहन नियम में संशोधन किया है। अब अगर कोई वाहन टोल प्लाजा से बिना भुगतान किए निकलता है और वो प्लाजा पर रिकॉर्ड हो गया तो इसे अनपेड यूजर फी माना जाएगा, और जब कभी ऐसा व्यक्ति एनओसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, नेशनल परमिट के लिए अप्लाई करेगा तो टोल पेंडिंग दिखेगा। बिना टोल क्लियर किए इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा व्यक्ति। कई लोग जुगाड़ से, चालाकी से या नेगेटिव बैलेंस रखकर बिना टोल चुकाए निकल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि भले वो तत्काल टोल ना चुकाएं, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें बकाया टोल चुकाना ही होगा। इसकी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। सरकार ने अब टोल बकाया को सीधे वाहन से जुड़ी दूसरी सेवाओं से जोड़ दिया है। जब तक पिछला टोल ड्यूज क्लियर नहीं हो जाता, तब तक वाहन को किसी और को बेचने के लिए एनओसी नहीं मिल सकती, किसी दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करा सकते, नया फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और रिन्यू नहीं होगा, यहां तक कि नेशनल परमिट भी नहीं मिलेगा। सरकार ने एनओसी के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 28 में एक और कॉलम जोड़ दिया है, जिसमें लंबित टोल का विवरण देना होगा। सरकार की यह कोशिश बिना बैरियर वाले टोल सिस्टम के लिए एक तैयारी की तरह है, जहां टोल प्लाजा पर कोई बैरियर नहीं होगा और टोल कैमरे या सेंसर की मदद से काट लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर किसी का टोल नहीं कट पाया तो उससे बाद में रिकवरी की जा सकेगी। एक हफ्ते पहले नोएडा में इंजीनियर की डूबने से मौत हो गई थी। खबर आपको याद होगी। इस घटना के बाद से योगी सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए सख्त निर्देश है। जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर है। कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो साइट्स है जहां पर निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऑडिट के निर्देश दिए गए। नोएडा जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने एक नंबर जारी किया है। इस पर लोग टूटी सड़कों, पुलों, गड्ढों समेत असुरक्षित और खतरनाक जगहों की फोटो भेज सकते हैं। प्रशासन ने इस पर 24 घंटे के भीतर निरीक्षण और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नोएडा की सभी निर्माणाधीन और अधूरी साइटों का 24/7 सुरक्षा ऑडिट शुरू कर दिया गया है। मानक पूरे न होने पर इन पर सख्त एक्शन होगा। इसके अलावा खतरनाक गड्ढों पर स्थायी बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत, रिफ्लेक्टिव मार्कर और लाइट्स लगाने का आदेश दिया गया है। और अब आपको रशिया के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बर्फबारी ने वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूरे शहर को मोटी चादर से ढक दिया है। ये पिछले 130 वर्षों में होने वाली सबसे भयानक बर्फबारी मानी जा रही है। मॉस्को के कई इलाकों में 1 से 1.5 दिन में ही 1.5 से 2 फीट ताजी बर्फ जमा हो गई। इस बर्फबारी की वजह से दिखना तक बंद हो गया। इस वक्त रूस के कई इलाके भीषण बर्फबारी झेल रहे हैं, जिसकी वजह से जनजीवन ठप हो चुका है। बर्फबारी की वजह से रिहायशी इलाकों में अपार्टमेंट के कई फ्लोर बर्फ से ढक गए। पूरे शहर को बर्फ की मोटी चादर ने ढक दिया।
लोग घरों से निकलने के लिए खुदाई कर रहे हैं। कारें पूरी तरह बर्फ में दबी हुई हैं। इस बीच कुछ युवा और बच्चे बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बर्फबारी की वजह से सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, क्योंकि रनवे से बर्फ हटाना बड़ी चुनौती बन गया। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए हजारों मशीनें और कर्मचारी लगाए गए हैं। बर्फबारी और तेज हवाओं की वजह से खंभे गिर गए, जिससे हजारों घरों की बत्ती गुल हो गई।